जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण क्रांति पाठ का ऑब्जेक्टिव और संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और संपूर्ण क्रांति पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पे करते हैं। तो आइए इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका जो उत्तर है बहुत ही सिंपल है, आप इसको एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का विचार था कि यदि उन्हें किसी आंदोलन का नेतृत्व करने का मौका मिला तो वे नाम के नेता नहीं बनना चाहेंगे, जिसे किसी दूसरे के इशारों पर काम करना पड़े। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि उन्हें किसी आंदोलन का नेतृत्व करने का मौका मिला तो वे नाम के नेता नहीं बनना चाहेंगे, जिसे दूसरा कोई ये सिखाए से उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे एक ऐसे नेता बनना चाहेंगे जिन्हें खुद से निर्णय लेने का अधिकार हो। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं, तो इस संदर्भ में कहा गया है कि वे आंदोलन का नेतृत्व करने का शर्त रखते हुए कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, चाहे वो छात्र हो या फिर संघर्ष समिति के लोग, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा जिसे सभी को मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है और तभी क्रांति सफल हो सकती है। जयप्रकाश नारायण जी ऐसा इसलिए कहते हैं कि यदि वे सभी के फैसलों को अगर मानने लगेंगे तो इससे क्या होगा, आपसी बहस और झगड़ा शुरू हो जाएगा और कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में क्या विचार थे और उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कौन कौन सी शर्तें रखी थी। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2021 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर सकें। आइए इसके उत्तर को देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। यानी जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त वे घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन का ज़माना था। 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए। वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के लोग कर रहे हों या पूंजीपति के हाथ में उसका नेतृत्व हो। हर हालत में कम्युनिस्ट को उस आज़ादी में सहयोग करना चाहिए। इसी उद्देश्य के कारण उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का पार्टी ज्वाइन किया, क्योंकि उस वक्त आज़ादी की लड़ाई के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो देश का नेतृत्व कर रही थी। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको इसको भी याद रखना है। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित होते हैं। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु कौन है। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 का फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको इसको भी बढ़िया से याद करना है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु वे लोग हैं
जो जनता के शांति कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पर लाठी और गोलियां चलवाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी के असली शत्रु हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? अर्थात जयप्रकाश नारायण जी संघर्ष समिति से क्या आशाएं रखते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उसको इसके अंदर लिखना है। तो संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पहला, सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। दूसरा, चुनाव में इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रमों पर नजर रखने का काम ये समितियां करेंगी। तीसरा, यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ऐसी समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। चौथा, इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। पांचवा, इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। छठा, जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियों की है उनका विरोध भी ये समितियां करेंगी। और सातवां, गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियां इन अन्यायों को भी रोकेगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इसको आसानी से अपनी भाषा में एग्जाम में लिख पाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की क्या क्या अपेक्षाएं थी, और इसको आप अगर एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ये बहुत भारी नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपनी भाषण में किया है? जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब मैं बापू के किसी बात से सहमत नहीं होता था तो मैं बापू के सामने अपनी असहमति जता देता था, यानी कह देता था कि बापू जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ। पर बापू में इतनी महानता थी कि वे इस बात का बुरा नहीं मानते थे, वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाते और समझते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर करता था परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, यानी उनकी जो गलत नीतियां होती थी उसके खिलाफ वो उनकी आलोचना भी करते थे। लेकिन उनका बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था, बाकी किसी और चीज़ को लेकर उनके साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि बापू और नेहरू की क्या विशेषताएं थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। भ्रष्टाचार का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऐसी सरकार जहां पर किसी भी विभाग में कोई काम कराने के लिए आपको घूस देना ही होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार का जड़ क्या है। तो हमारी नज़र में भ्रष्टाचार का जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण ही भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ती है। जनता का कोई भी काम बगैर रिश्वत दिए नहीं निकलता है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। ये सब आपको भी पता है कि आज भी आप अगर कोई काम करवाने जा रहे हैं सरकारी दफ्तर में, चाहे बैंक में भी जाते हैं और आपको जल्द काम करवाना है तो बिना घूस दिए आपका कोई काम नहीं होने वाला। तो ये चीज़ तो आप भली भांति समझ रहे हैं इस बात को। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, ये तो आपको भी पता है कि आज के समय में शिक्षण संस्थाएं कितनी भ्रष्ट हो गई है। आज के समय में शिक्षा का क्या व्यवस्था है, आज के समय में जो शिक्षा जो दी जा रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, वो किस लेवल का है। हमारे नौजवान का भविष्य जो है आज के समय में अंधेरे में है, क्योंकि उस तरह की कोई शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। तो इसे दूर करने का बस एक ही उपाय है, समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो, यानी जिससे सबका भला हो, तभी जाकर देश से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? यानी आज के समय में जो चुनाव हो रहा है
इस चुनाव में आपको भी कुछ न कुछ कमियां दिख रही होगी। तो जयप्रकाश नारायण जी अपने समय में जो कमियां देखे थे उसके आधार पर उन्होंने कुछ सुझाव दिया था। तो आइए उस सुझाव को देख लेते हैं कि आखिर चुनाव जो हो रहा है उस चुनाव में कौन से सुधार करने जरूरी है। तो जो सबसे पहला जो सुधार करने की बात की गई है वो है चुनाव पर होने वाले खर्च कम करना चाहिए। इस बात से आप भी सहमत होंगे कि आज के समय में जो चुनाव पर जो खर्च होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे वो मुखिया का हो। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वोट लेने के लिए। और ऐसी स्थिति में जब कोई उम्मीदवार लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वोट खरीदता है और जीतता है तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में यही रहता है कि जो करोड़ रुपए हम खर्चा किए हैं वो किस तरह से पहले हम हासिल कर लें, किस प्रकार से वो हमारा पूरा हो जाए, पूरा पैसा रिकवर हो जाए। उसके बाद ही वो अपनी जनता के बारे में कुछ सोचता है। तो ये जो नीति है इस नीति के बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए ताकि उम्मीदवार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च ना करे। और जब पैसा खर्च नहीं करेगा तो इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो पाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो चुनाव में खड़ा होता है और अपने पैसे के बलबूते पर वोट खरीद लेता है और उम्मीदवार बन जाता है। और लास्ट में क्या होता है, जनता का शोषण होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सुधार करने की ज़रूरत है कि चुनाव में जो खर्च होता है उस पर अंकुश लगाया जाए। दूसरा, गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। भाई कैसे गरीब उम्मीदवार भाग लेगा जब चुनाव में लाखों करोड़ रुपए जो खर्च करेगा और वोट खरीदा जाएगा तो गरीब उम्मीदवार कैसे खड़ा हो पाएगा। तो यदि अगर खर्च को कम कर दिया जाए, जो लाखों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, वोट को खरीदा जाता है, अगर इस पे अंकुश लगा दिया जाए तो एक गरीब तबका का लोग भी चुनाव में खड़ा हो पाएगा। तीसरा, मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जो मतदान प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि उम्मीदवारों का जो चयन होता है उसका जो अधिकार हो वो मतदाता के हाथ में हो। हर उम्मीदवार को मतदाता ही चुनेगा अपनी इच्छा से, ऐसा नियम होना चाहिए। अगला देख क्या सुझाव दे रहे हैं, चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि चुनाव के बाद जब कोई प्रतिनिधि जीतता है तो उस प्रतिनिधि पर मतदाता बंधुओं का अंकुश होना चाहिए, यानी उस पर उसका अधिकार होना चाहिए कि वो उसके कार्य को सुनिश्चित कर सके। नहीं तो क्या होगा, इसे यदि अगर अंकुश नहीं होगा तो जो प्रतिनिधि है वो अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे और मतदाताओं का शोषण होगा। तो यहाँ पर ये सुझाव दिया गया है, जन संघर्ष समितियाँ आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें। अगर कभी ऐसा अगर मौका मिले से कोई ऐसे उम्मीदवार का चयन करना है जो समाज का भला कर सके तो जो जन संघर्ष समितियां हैं वो आपसी सहमति से, आपसी राय से अपना एक सही उम्मीदवार चुन सके। ऐसा सुझाव जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में ये पूछा जाए, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था और डॉक्टर के होने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसी रात उनका निधन हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। आपको हर चैप्टर से इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं प्रसंग वाले, ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न को याद रखना जरूरी है। आइए सबसे पहले जो पंक्तियाँ हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं। तो ये जो लाइन जो है, ये जो पंक्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया है, किस पाठ से लिया गया है और किस संदर्भ में कहा गया है, इसी को आपको अपनी भाषा में लिखनी है। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। नारायण जी कहते हैं कि आंदोलन के समय कुछ नेता ऐसे हैं जो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की पाठ पढ़ाते हैं, पर वही लोग शांतिमय प्रदर्शन और जुलूसों में लोगों को आने से रोकते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लाइन जो कहा गया है, ये लाइन
जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा उन लोगों को संबोधित करके कहा गया है जो किसी आंदोलन के समय में आकर उनसे मीठी मीठी तो बातें करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वही लोग शांतिमय प्रदर्शन में और जुलूसों में लोगों को आने से रोकते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं और उन पर गोलियां चलवाते हैं। इसी प्रसंग में जेपी ने यह बात कही है, ऐसे लोग डेमोक्रेसी का असली दुश्मन है जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो पंक्तियाँ हैं इसका प्रसंग आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रसंग को देख लेते हैं। अगली जो पंक्ति है वो है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। अब ये जो पंक्ति है यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, किसके द्वारा कहा गया है और किस संदर्भ में कहा गया है, इसको आपको अपनी भाषा में लिखनी है। तो आइए इसके भी उत्तर को देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए, क्योंकि लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं इंदिरा जी और जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी के बीच में कुछ मतभेद चल रहा है। तो उनके कुछ मित्र चाहते थे कि इंदिरा जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और, उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीतियां गलत होंगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वे विरोध करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रस्तुत पंक्ति का जो प्रसंग है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं वो लिखें। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुआ था, यानी जो शुरुआती जो उनकी पढ़ाई हुई थी वो घर पर हुई थी। 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में आईएससी की छात्र थे। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर वे अमेरिका चले गए, यानी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। वे कोई धनी घर के नहीं थे, परंतु वे सुने थे कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ाई कर सकता है, और जब ये बात उनको समझ में आई तो उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। अब यहाँ से शुरू होता है उनका संघर्ष। जब वे अमेरिका के लिए प्रवास कर गए, यानी अमेरिका जब चले गए पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर उनका जो संघर्षमय जीवन था उसकी कुछ झलकी यहाँ पर दी गई है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उनका छात्र जीवन काफ़ी संघर्ष से भरा था। अमेरिका की बागानों में, लोहे के कारखानों में और जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो छात्र जीवन कितना संघर्षमय था। वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कितना कष्ट सह रहे थे। एक तरफ वो बागानों में काम कर रहे थे, कारखानों में काम कर रहे थे, यहाँ तक ऐसे भी कारखानों में काम कर रहे थे जहाँ पर जानवर को मारे जा रहे थे। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब वे छुट्टियाँ में काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी ले। यानी जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान जब उनको यूनिवर्सिटी में जब छुट्टियां मिलती थे तो उस छुट्टी के दौरान क्या करते थे, वो काम करते थे, और उससे जो आमदनी उनकी होती थी वो आमदनी इतनी हो जाती थी कि 2-4 विद्यार्थी आराम से खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी में 1 घंटा रेस्तरां व होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम किए थे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने हर वो काम किया है जिससे कुछ आमदनी हो जाए और जिससे वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कोई काम छोटा है या कोई काम बड़ा है, उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। बस उनके दिमाग में ये था कि कहीं से 2 पैसे आ जाए और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े थे। जब बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले, विलिंगसन, मेडिसिन आदि के कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। इस तरह का अमेरिका में उनका प्रवास रहा।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का छात्र जीवन कैसा था, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कितने संघर्ष किए थे और उनका जो अमेरिका का प्रवास था वो कितना कष्टमय था, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर को आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।